तो अगर हम बाटा की बात करें तो बाटा के 8,000 शोरूम है ऑल ओवर दी इंडिया में। तो अगर एक दुकान 10 घंटे खुलती हो, अलग अलग जगह बाटा के शोरूम खुले हुए हैं, अगर एक दुकान 10 घंटे खुलेगी, 8,000 इंटू 10 कितना हो गया? 80,000 घंटे प्रोडक्शन हो रही है। इवन मालिक है या नहीं है, इट डजंट मैटर, 80,000 घंटे दुकान खुलती है, तो एक दुकान खुलने वाले से ज्यादा है ना 80,000 घंटे काम हो रहा, तो ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कि आप अपने घंटों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैकडोनल्ड्स है पूरी दुनिया में, अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें कि अगर एक मैकडोनल्ड की सेल 100 रुपए भी है, 28,000 फ्रेंचाइज है, अगर वो 100 रुपए भी रेवेन्यू बनाता है एक मैकडी से, मात्र 100 रुपए प्रॉफिट, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सबको पता है, तो भी 28,000 इंटू 100, 28 लाख रुपए पर डे कमाता है अगर 100 रुपए माने, वैसे तो बहुत ज्यादा है उसका रेवेन्यू। और जो मैकडी का मालिक है था, वो आज दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है। एक व्यक्ति चला गया ऊपर, लेकिन आज भी एक जीते जी इंसान से कहीं ज्यादा 2 करोड़ रुपए डेली लगभग बनाता है अप्रोक्सीमेटली। रीजन बीइंग उसने एक सिस्टम खड़ा कर दिया, 28,000 मैकडी खुलते हैं, रोज उठते हैं, बंद हो जाते हैं और काम चलता रहता है। उसने क्या किया, पहले एक को सिखाया कि भाई ठीक है, मैं ऐसा बर्गर बनाता हूं, मेरी दुकान चल रही है, आपकी भी चल जाएगी, अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो अपनी एक्सपर्टीज दे दूंगा। तो और जब मैंने आपको सिखाने के लिए टाइम दिया, तो आपसे मेरी शर्त क्या है कि जितना भी आपका रिवेन्यू बनेगा उसका 2% मैं लूंगा आपसे, इसी शर्त में आपको सिखा रहा हूं। पर जिस दिन आप सीख के रेडी हो गए, अब मुझे आपके साथ काम करना है क्या? आपको सिखा दिया मैंने, एक्सपर्ट कर दिया, तो अब आपकी दुकान चलती रहेगी और आपसे मुझे 2% प्रॉफिट का आता रहेगा। इट मींस अब मेरे को टाइम नहीं लगाना, बट मेरे को 2% जनरेट होने लग गया, मेरी इनकम जनरेट होने लग गई बिना टाइम के। जो टाइम बचा मैंने दूसरे को सिखा दिया, वही सेम जो मैंने आपको रेसिपी दी थी वो मैंने इनको दे दी, अब इनकी भी दुकान चलने लगी। अगर मेरे गोलगप्पे बिकते हैं तो आपके भी गोलगप्पे बिकेंगे, है ना। इनको भी सिखा दिया वही रेसिपी, वही आलू चाट बनाना मैंने, इनकी दुकान भी चलने लग गई, इनसे भी मेरे को 2% आने लग गया। फिर मेरे को टाइम मिल गया, तीसरे को सिखा दिया, ऐसे करते करते मैंने 28,000 लोगों को सिखा दिया। तो आज ऑल ओवर दी वर्ल्ड में 28,000 बर्गर बना के बेच रहे हैं दुकानें, वो सब फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है। लेकिन उन सबसे अगर 2% उसके बच जाता तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बन जाता, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग बोलते हैं उसको। ऐसी बिट्टू टिक्की वाला हमारे दिल्ली में था, एक छोटा ठेली लगाता था टिक्की बेचने की, और टिक्की लेकिन उसकी अच्छी थी, रोहिणी साइड में, पीतमपुरा में, तो टिक्की उसकी बहुत अच्छी थी, अलग तरीके से बनाता था, लोगों को पसंद आने लग गई। उसने क्या किया, एक आउटलेट और खोल दिया, फिर एक और खोल दिया, आज वो बिट्टू टिक्की वाला क्या हो गया, BTW, ठीक है। आज वो फेमस है इंडिया, दिल्ली के अंदर काफी सारे उसके आउटलेट खुल चुके हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हीरा स्वीट्स हैं, हल्दीराम वाला है, बीकानेर वाला है, सब वही सिस्टम है। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मैंने अपने वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। आप जब भी बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको टीम चाहिए, अकेले के दम पे कभी बड़ी वेल्थ नहीं बन सकती। तो वेल्थ फैक्ट्री क्या कहती है, बिल्डिंग कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करो और एक आप बड़ी वेल्थ बनाना अगर चाहते हो तो, ठीक है। बट बड़ी कम्युनिटी बनाने के लिए कुछ कंटेंट तो चाहिए, कुछ सब्जेक्ट तो चाहिए ना, किस पे करोगे, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग वेल्थ फैक्ट्री का मेन काम क्या है, ब्रांड बिल्डिंग, उसके लिए PR बिल्डिंग करना किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके इवेंट्स करना, फंड रेज करना और क्राउड को इकट्ठा करना, ठीक है। यह है वेल्थ फैक्ट्री का मेन काम। इसके पीछे जो ऑनर है वो है GV रमना, जिनका एक्सपर्टाइज 25 साल का फाइनेंस का है। इन्होंने ज्यादा काम जो किया है पैन इंडिया पे वो फाइनेंस में किया है, जैसे पैरा बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जो RDFD वाली टाइप की कंपनीज होती हैं। बट क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे काम किया है तो एक्सपर्टाइज फील्ड का काफी हद तक एक्सपीरियंस है। वेल्थ को क्रिएट करने के लिए 2 इंडस्ट्रीज को चूज किया। पहला है मीडिया और एंटरटेनमेंट। ग्लैमर इंडस्ट्रीज को करोड़ों लोग दूर से देखते हैं, जैसे सूरज को देखते हैं, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे ही बॉलीवुड को लोग दूर से देखते हैं, मन आकर्षित तो होता है, ग्लैमर है वहां पे, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंडस्ट्री कुछ लोगों के लिए है। तो यहां पर मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री आपको क्या कहती है कि अगर आप चाहें तो यहां पर आप एज ए को प्रोड्यूसर ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू भी आप ले सकते हैं, जो अभी कुछ चंद लोगों के हाथ में था कि करण जौहर है या यशराज फिल्म से, फिर जो बड़े बड़े घराने थे वही लोग फाइनेंस करते थे, वही प्रोड्यूसर आते थे, वही पैसा कमाते थे। बट यहां पर एक आम आदमी को ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्यों चूज किया उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कितना भी पैसा खप सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि शैम्पू क्या आप 50,000 करोड़ का यूज कर लोगे, साबुन, मतलब FMCG इंडस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो एक लिमिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की भी एक लिमिट है। आपने एक बार LED खरीदी है, 10 साल तक आप नहीं खरीदने वाले, है ना। मोबाइल है, उसकी भी एक लिमिट है, पूरी लाइफ टाइम में आप 10 मोबाइल यूज कर लोगे, 10 बार चेंज कर लोगे, 15 बार चेंज कर लोगे, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी पैसा डाल सकते हो। जीवन की पूरी कमाई हम पूरी जिंदगी बिताते हैं और फिर कहीं जाके अपना पेंटा हाउस या कोई विला या कोई घर लेते हैं। मतलब आपके जीवन का मैक्सिमम इनकम आप किस में डालते हो, रियल एस्टेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा इनपुट यहां पर है, इसलिए सबसे ज्यादा आउटपुट भी। अगर मैं 1.5 लाख का मोबाइल बेचूंगा तो 5 लाख कमीशन नहीं मिलने वाला, बट अगर मैं 5 करोड़ का विला बेचूंगा तो मुझे 50 लाख कमीशन मिल सकता है।
तो जितना बड़ा इनपुट है उतना बड़ा आउटपुट होने वाला है, ठीक है, इसलिए रियल एस्टेट चूज किया, रियल एस्टेट को। अब मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, इसके ऊपर हल्का सा बात करते हैं कि इंडस्ट्री का पहले और आज में क्या फर्क है, रिवेन्यू बनाना आसान क्यों हो गया इस इंडस्ट्री में। क्योंकि पहले क्या होता था कि बड़े बजट की मूवीज होती थी, रीजन ये होता था कि बॉक्स ऑफिस पे लॉन्च होती थी मूवी। अगर मैं आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात करूं, जब ओटीटी नहीं आया था, तो बॉक्स ऑफिस पे रिलीज करने का मतलब होता था कि मूवी बनने में जो पैसा लगा वो तो लगा ही लगा, उसके बाद उसको रिलीज करना भी अपने आप एक बड़ा टास्क होता था, क्योंकि बड़ा फंड चाहिए होता था। कई मूवीज ऐसी थी जो बन गई, कंप्लीट हो गई, बट लॉन्च नहीं कर पा रहा, क्योंकि लॉन्च करने के लिए पैसा नहीं है प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की स्क्रीन पे लॉन्च करना है तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और चैलेंज था कि जब बड़ी स्टार कास्ट आप लेते हो, चाहे अमिताभ बच्चन है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे कोई भी है, तो उनके साथ 50 से 100 लोगों का क्रूज चलता है, स्टाफ चलता है, लश्कर, ठीक है। अब वो इतने बड़ा जो स्टाफ चलता है, वैनिटी वैन भी चाहिए, सबको ये चाहिए वो चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, तो उसमें खर्चा भी अनाप शनाप होता है। तो कहने का मतलब फिल्म का बजट काफी बढ़ जाता था। जब फिल्म ही महंगी पड़ी बनी है तो उसमें रिवेन्यू भी बनाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज ओटीटी आने के बाद ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। आज बड़े बजट की मूवी नहीं भी है, अभी दुपहिया आया है, पंचायत आया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, चाहे उसमें कोई बड़ा फेस नहीं है, नोन फेस नहीं है, बट फिर भी मूवी हिट हो जाती है। तो आज देखने वालों का भी टेस्ट बदल गया है। और ओटीटी आने के बाद जो छोटे को प्रोड्यूसर्स थे, जिनके पास 50 लाख 60 लाख करोड़ की मूवी बनी हुई है, उनके पास बड़ा बजट नहीं है, वो बड़ी मूवी लॉन्च नहीं कर सकते, सलमान खान को हायर नहीं कर सकते। लेकिन ओटीटी आने के बाद वो लोग भी, उनको भी काम मिलने लग गया। जो मूवीज बन करके बस्ते में पैक पड़ी थी, बाहर लॉन्च नहीं हो पा रही थी, पैसा नहीं था, फंडिंग नहीं था, बट ओटीटी आने के बाद वो मूवीज भी लॉन्च होने लग गई। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उनको भी नया नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि अगर उनका कंटेंट नया नहीं आएगा तो उनके सब्सक्रिप्शन बेस चला जाएगा, ठीक है ना। कई बार आप कोई मूवी, एक ऐसी सीरीज आती है किसी ओटीटी पे जिसकी वजह से लोग उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसी हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई एक सीरीज ऐसी है, जब भी आप देखोगे, चाहे वो मिर्जापुर हो सकती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स की कोई और हो सकती है, चाहे वो फैमिली मैन हो सकती है, जिसकी वजह से उस पर सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। तो ओटीटी आने के बाद ये इंडस्ट्री बिल्कुल बदल गई। आज रिवेन्यू बनाना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? कि पहली बात तो जो आपकी कॉस्टिंग है वही कम हो गई। जब आपकी चीज कॉस्ट कम हो गई तो आपका थोड़ा प्रॉफिट बना तो हो जाएगा। अगर मूवी 50 लाख की बनी है और कुछ गवर्नमेंट भी सब्सिडी देने लग गई, आजकल ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो आज स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूपी है, बिहार है, असम है, बंगाल है, ये क्या करते हैं, आपको 50% से 80% सब्सिडी दे देते हैं। मतलब अगर आप उनकी यूपी में जाके मूवी शूट कर रहे हो या हिमाचल में जाके मूवी शूट कर रहे हो, तो वो आपसे क्या कहते हैं कि हमारे स्टेट में आके अगर मूवी बनाओगे तो जितना भी आपकी लागत आएगी इसका 50% हम आपको वापस दे देंगे, रिफंड दे देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मूवी 2 करोड़ की बनी तो आपको कितना दे देंगे हम? 1 करोड़ रुपया हम ही आपको दे देंगे, राइट। अब मूवी बनी ही एक्चुअल में 1 करोड़ की थी, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कर दिया 2 करोड़ का, क्योंकि इसमें आप कागज कलम दिखा सकते हो कुछ भी, क्योंकि कच्चा चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल लागत 1 करोड़ थी, बट आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया कि 2 करोड़ की मूवी बनी है और स्टेट गवर्नमेंट से आपने 1 करोड़ की सब्सिडी ले ली, तो जितनी लागत थी उतना तो आपको निकल ही गया। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी राइट्स बेच पाए, थोड़ा बहुत भी उसकी मार्केट कर पाए, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आज रिवेन्यू बनाना आसान हो गया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप मार्केटिंग सही से कर लेते हो तो आप प्रॉफिट्स बना जाते हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, बड़ा फेस नहीं था लेकिन मूवीज हमने हिट होते देखी। कांतारा, कांतारा के अंदर कोई बड़ा नॉन फेस नहीं है, एक ट्रेडिशन के ऊपर मूवी बनी है, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने देखी है कांतारा? आपने देखी है? साउथ इंडिया का कोई एक ट्रेडिशन जिसको उन्होंने दिखाया, वहां के लोगों ने देखा, उनका कल्चर था, और बाकी जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उनको एक नए तरीके का थ्रिलर, नए तरीके का कुछ देखने को मिला, तो उन्होंने उसको पसंद किया और वर्ड ऑफ माउथ ये रिकमेंड होती गई और आगे बढ़ती गई। ऐसे ही तुम्बाद देखिए आप में से किसी ने? ये भी बहुत अलग तरीके का थ्रिलर है, कोई खास स्टोरी नहीं है, 2 या 3 कैरेक्टर की मेन स्टोरी है, एक छोटे से गांव में शूट हुई है, कोई बहुत बड़ा शो ऑफ नहीं है, बट मूवी आखिर तक आपको बांध के रखती है। और शायद ये रीजन था कि ये भी छोटे बजट की मूवी होने के बाद रिवेन्यू बनाया। स्त्री 2 तो सब जानते हैं, पर जब स्त्री आई थी तो कोई जानता नहीं था राजकुमार राव को। एक्चुअल में स्त्री आने के बाद ही राजकुमार राव बने, उससे पहले वो अननोन था वो व्यक्ति, ठीक है। बट मूवी हिट हुई, उनकी भी ब्रांड इमेज वैल्यू बढ़ी और स्त्री ने भी एक अच्छा रिवेन्यू बनाया था, क्योंकि कंटेंट में दम था, ठीक है। तो आज अगर आपके पास स्टोरी अच्छी है तो आप अच्छा रिवेन्यू बना सकते हैं। दूसरा पार्ट है रियल एस्टेट, जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। रियल एस्टेट के अंदर भी नंबर्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास हैं। कोई गुड़गांव बेच रहा है, कोई मुंबई बेच रहा है, कोई फ्लैट बेच रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई दुकान बेच रहा है, सबके पास अलग अलग ऑप्शन है ना। यहां पर धोलेरा चूज किया, रीजन बीइंग कि जब आप कोई
किसी एक जगह पे प्लॉटिंग करते हो या प्रोजेक्ट लेके आते हो, तो अगर लखनऊ में आप करते हो तो आसपास के लोग ही खरीदेंगे 100-150 किलोमीटर के। लखनऊ में कोई मुंबई वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा। या अगर हम गुड़गांव में कुछ प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हो सकता है रोहतक से लोग खरीद लें, सोनीपत से लोग खरीद लें, लेकिन अगेन झारखंड से यहाँ पे कोई खरीदने आने वाला शायद नहीं है। ठीक है, तो हर किसी का एक सराउंडिंग एरिया होता है, जो जहां रह रहा होता है उसके आसपास ही 100-150 किलोमीटर के शहर में। अगर जो बलिया रह रहा है या फिर बहराइच में रह रहा है तो वो लखनऊ चाहेगा कि यार यूपी की कैपिटल लखनऊ, तो मैं यहाँ पे घर बनाऊं। कोई अगर एमपी में रह रहा है तो वो सोचेगा यार मैं भोपाल में गई आगरा या यूपी में आगरा में घर बना लूंगा ना। तो आदमी की ये होता है, तो इस वजह से वहां के रीजनल लोग ही खरीदते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि आप ग्लोबल जाते हो, आप यहां बैठा बैठा व्यक्ति हो सकता है किसी को ज्वाइन करवा दे असम में, असम वाला हो सकता है किसी को झारखंड में ज्वाइन करवा दे, तो ये ग्लोबल चलता है। तो इसलिए एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जिसको पूरी दुनिया बेच सकती हो कहीं पर भी, लेकिन सब लोग खरीद सकते हो उसको। ठीक है, तो ऐसा प्रोजेक्ट था धोलेरा। उसका पीछे रीजन था कि दुबई जैसे हम बात करते हैं तो दुबई ऐसा नहीं खाली दुबई के या मिडिल ईस्ट में ही बिकता है। दुबई जो है इंडिया से भी लोग खरीदते हैं दुबई में माल, ठीक है, यूएस से भी खरीदते हैं, यूरोप से भी लोग खरीदते हैं, पाकिस्तान से भी लोग खरीदते हैं, एशियन कंट्री से भी खरीदते हैं, क्योंकि वो एक सेंटर हब बन गया है, बिजनेस हब बन गया है। तो जितने भी सराउंडिंग कॉन्टिनेंट्स हैं सबसे वहां पर बायर आता है। ठीक है, और ये कंपनीज जो यहाँ के बिल्डर्स हैं ये भी सब जगह जाके मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पर भी आए दिन गुड़गांव में बड़े बड़े एक्सपो होते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश में भी एक ऐसा शहर बन रहा है धोलेरा, जो कि उसी लेवल की सिटी बन रही है जैसे दुबई है, बर्लिन है, टोक्यो है, शंघाई है। ठीक है, तो ये भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, तो उसको आप पूरी दुनिया में बेच सकते हो, इसलिए धोलेरा को चूज किया गया इनिशियल स्टेज के ऊपर। ठीक है, धोलेरा की अगर मैं बात करता हूं तो धोलेरा एक ऐसा शहर है, जैसे आपके सामने कुछ शहर जो आपके सामने ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, जिनका बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है, कुछ लोग विजिट भी किए हैं। टोक्यो है, शंघाई है, दुबई है, सिलिकॉन वैली है। ये सारे वो शहर हैं कि जहां पर ये बने, जब इनको एस्टेब्लिश किया गया उससे पहले वहां की इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या थी और उसके बनने के बाद उस कॉन्टिनेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत फास्ट हुई। जैसे शंघाई की हम बात करते हैं, चाइना की कैपिटल मतलब उसको एक तरीके से फाइनेंस की राजधानी माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज यहीं पर है। तो ऐसे ही धोलेरा को बनाया जा रहा है, जहां पर फॉर्चून 500 कंपनीज एस्टेब्लिश होंगी। एट द सेम टाइम इंडिया की और बाहर की बहुत सारी कंपनीज वहां पर आने वाली हैं। ठीक है, और आज के 50 साल के बाद सपनों का शहर बनने जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर किसी एक रीजन से गुड़गांव डेवलप हुआ खाली एयरपोर्ट की वजह से, जबकि आज भी अनडेवलप्ड है, बड़ी बड़ी कोठियों के आगे पानी भर जाता है, बारिश होती है तो सब सड़कें भरी हुई मिलती हैं यहाँ पे। ये ऑर्गेनाइज्ड सिटी नहीं है, गांव था ऐसी देसी सा, उसको बस केवल एयरपोर्ट की वजह से फुटफॉल आ गया, बीपीओ हो गए, कॉल सेंटर्स आ गए, तो रेट बढ़ते चले गए क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो केवल एक एयरपोर्ट रीजन था और कोई रीजन गुड़गांव को एस्टेब्लिश होने का नहीं था। अगर हम बात करते हैं जेवर, अभी हमारे सामने लेटेस्ट है, वो भी एयरपोर्ट की वजह से, फिल्म सिटी की वजह से प्रमोट हो रहा है। अगर हम बात करें, गुजरात में एक शहर है जहां पर टाटा नैनो का प्लांट लगा, जो कि पहले वेस्ट बंगाल में लगना था, लेकिन मोदी जी उसको खींच करके गुजरात ले गए। जिस जगह पे वो प्लांट लगा, उस प्लांट लगने से पहले वहां की कीमत क्या थी जमीन की, प्लॉट की, और आज क्या कीमत है, इसको आप गूगल कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि केवल एक इंडस्ट्री के आने से या एक बड़े ब्रांड के आने से पूरे एरिया की शक्ल बदल जाती है, या एयरपोर्ट आने से। तो जब एक चीज इतना कुछ बदलाव ला सकती है, तो यहां तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ रीजंस हैं धोलेरा में। तो एयरपोर्ट बन रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, कार्गो और पैसेंजर दोनों हैं। ठीक है जी, इसके अलावा रेलवे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, जो डीएमआईसी का पार्ट है, डीएफसी जिसको बोलते हैं, वो वहीं से निकल रहा है, कार्गो वाली जो ट्रेन चलती है। ठीक है, साथ ही साथ 250 मीटर चौड़ाई, जो बीच की लाइन है, ये 250 मीटर चौड़ा रोड है, एक्सप्रेसवे बन रहा है अहमदाबाद से धोलेरा के लिए। धोलेरा कहां पड़ता है, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में एक जगह है, 920 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली एनसीआर जितना लगभग ये शहर बन रहा है पूरा बड़ा। ठीक है, सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा शहर बन रहा है, और जो कि बिल्कुल प्लेन, जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, ऐसे पूरा प्लेन जमीन है, हर एक चीज पर डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे मान लीजिए, तो आपके सामने एक शहर नया बनने जा रहा है, जहां आप चाहें, अगर आप टोक्यो में या शंघाई में आप चाहें कि मैं जमीन ले लूं, या दुबई में शेख जहीद रोड पे आप चाहें ले लूं, या गुड़गांव में जहां बैठे आप सोचे कि मैं ये वाला प्लॉट ले लेता हूं, तो शायद आज हमारी औकात से बाहर है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहां पर आज है, कोड़ियों के भाव में आप खरीद सकते हैं। आप उस 250 मीटर रोड के दोनों साइड में हाई एक्सेस जोन जिसको बोलते हैं, जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जैसे आप दुबई में शेख जहीद रोड पे देखते हैं ऊंची ऊंची टावर्स। ठीक है, तो वो बिल्डिंग्स बनने के लिए वहां पर एफआईआर मिलेगा। आज आपके ऐसे मौका है कि वहां पर अगर आपने 10,000 गज का प्लॉट खरीदे, तो आप वहां पर मल्टी स्टोरी 50 मंजिल बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर ये बिल्डिंग आपकी हो तो कितना रेंटल आएगा, तो ये प्लॉट आप खरीद सकते हैं। बट यहां तो ये औकात से बाहर है, 200-500 करोड़ से कम का मिलने वाला नहीं कुछ यहां पर, बट वहां पर ये पॉसिबिलिटीज हैं आज। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप एक तरीके से 50 साल पीछे अगर गुड़गांव में चले जाएं, कि 50 साल पीछे आपका टाइम को ले जाए, तो आपके पास गुड़गांव में क्या अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, आज नहीं है, तो यहां तो पॉसिबल नहीं है।
बट गुजरात में धोलेरा में आप ऐसे ही माने कि आज 50 साल पहले आप हैं, जब आप 20 साल बीतेंगे तो आप वहाँ खरीदने लायक नहीं बचेंगे क्योंकि रेट ऑलरेडी काफ़ी हाइट पकड़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये पांचों कनेक्टिविटीज शहर को मिल रही हैं, जिसमें कि मोनोरेल भी है, पोर्ट भी है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, और किसी भी शहर की कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी, पहला कनेक्टिविटी, दूसरा इंडस्ट्री, दो ही रीजन है किसी चीज की वैल्यू बढ़ाने के। आज नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में आज अभी बहुत सारा जो गौर सिटी 2 बना, ऐसे बहुत सारी जगह वहां फ्लैट्स बने। एक टाइम लगता था ये खाली पड़ा रहेंगे फ्लैट्स, इतने फ्लैट बन गए खाली रहेंगे, कोई आएगा कौन यहाँ पे। आज आप परी चौक तक चले जाओ, वो परी चौक जहां आज से 10 साल पहले कोई एड्रेस बताने के लिए आदमी नहीं मिलता था दोपहर को 2 बजे, आज परी चौक पे आपको अगर सर्कल पे गाड़ी घुमानी तो भी 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, गौर सिटी 2 लग रहा था इतने फ्लैट्स बन गए कोई खरीदेगा भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर, आज वहां सब भरा पड़ा है बिल्कुल माल। ठीक है, लगातार बनते जा रहे, बिकते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाहर के शहरों से लोग आके जनता यहाँ बसी हुई है, जो नौकरी करने के लिए रह रही थी, किराए पर रह रही थी, पीजी में रह रहा था, जब उनको दिखता है कि हम ले सकते हैं और मंथली सैलरी में से इसकी ईएमआई दे सकते हैं, तो वो लोग खरीद लेते हैं। ये कारण होता है कि बाहर के लोग जब यहाँ आके बसते हैं, तो गुड़गांव में भी तो यही है, बाहर के लोग जॉब के लिए आते हैं तो रहेंगे तो उसकी औकात है वो खरीद भी लेगा, तो डिमांड बढ़ती है चीजों की, है ना। जब रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू भी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सारे मिनिस्टर्स की अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ओपिनियंस है इसके बारे में, बहुत सारा कुछ आपको ऑनलाइन गूगल पे डाटा मिल जाएगा इसके बारे में। ये सारी वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। ठीक है, इसके बारे में सोनू शर्मा ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं। विवेक बिंद्रा का बहुत अच्छा वीडियो धोलेरा के बारे में, है ना, कम शब्दों में आपको काफी चीज बता देते हैं कैसे बनने वाला है ये शहर। तो ये हमने 2 बात करी, पहला फिल्म इंडस्ट्री और दूसरा रियल एस्टेट। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में आप हार्डकोर एज ए इन्वेस्टर पैसा लगाते हो, एज ए को प्रोड्यूसर। अपने फिल्म कोई 2 करोड़ की मूवी बननी थी, अब 2 करोड़ का एक आदमी तो नहीं लगा रहा, लेकिन अगर 1-1 लाख के 200 शेयर हम बना दें, इट मींस कि हम सबने अगर 1-1 लाख लगा दिया 200 लोगों ने, तो मूवी बन जाएगी। जैसे कि आज रियल एस्टेट में भी मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर में या बहुत सारी जगह पे अब कोवर्क स्पेस बिकने लगे, मतलब होटल भी आजकल ऐसे बनते हैं कि एक व्यक्ति 500 करोड़ नहीं लगा रहा, होटल का एक रूम बिक जाता है। इट मींस एक रूम मेरा, एक रूम आपका है, लेकिन ये सारे रूम कोई थर्ड पार्टी एक कंपनी है, वो एचसीएल होटल हो सकता है या कोई भी कंपनी हो सकती है, हॉस्पिटलिटी कंपनी, उसको चलाती है। बट हमें क्या मिलता है? ओनरशिप तो हमारी है उस रूम की, बट हम वहां रह नहीं सकते, हमें रेंटल इनकम आएगी। ऐसे ही जो आप बड़े बड़े मॉल्स के अंदर बड़े बड़े शोरूम देखते हो, क्रोमा है, हल्दीराम वाला है, ऐसे बड़े बड़े पूरे फ्लोर खुले होते हैं ना। ठीक है, तो वो किसी एक व्यक्ति की ओनरशिप नहीं होती, उसका क्या कर दिया जाता है, वो खुला होता तो पूरा एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके ऑनर हो सकता है 100 हो, उसमें वर्चुअल स्पेस इतना स्पेस बेच दिया जाता है किसी को, बट बीच में बाउंड्री नहीं है। ऐसे मान लीजिए ये पूरी फ्लोर प्लेट है, तो हमने क्या किया, इसमें टुकड़े काटे ऐसे 500 स्क्वायर फीट के और बेच दिए, ओनरशिप अलग अलग है, बट किसी की बाउंड्री नहीं करी। तो ये ओपन, आपके पास जो कागज है 500 स्क्वायर फीट का मालिक हो, बट वो 500 स्क्वायर फीट कौन सा है, वो ये वाला है कि ये वाला है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, बस आप 500 फीट के मालिक हो, लेकिन ये पूरा है 5000 स्क्वायर फीट, तो आपने 50-50 स्क्वायर फीट करके ऐसे 100 लोगों को बेच दिया। बात समझ आ रही? अब जो भी कंपनी बड़ी आएगी इस पूरे फ्लोर को ले लेगी, क्योंकि छोटी सी दुकान तो लेगी नहीं वो किराए पे, उसने पूरे फ्लोर को ले लिया, तो सबको किराया उसी रेशो में सबके पास बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल स्पेस को बेचना, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी हम सब लोग देख रहे हैं, स्टूडियो भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और सिनेमा हॉल की सीटें भी बिकने लग गई आजकल। ठीक है, कि पर सीट आप खरीद सकते हो, 7 लाख रुपए की 8 लाख रुपए की सीट मिल गई, तो अब उस सीट जो भी रेवेन्यू बनेगा वो सर्टेन रेवेन्यू आपके पास आता रहता है। तो उससे क्या हुआ, जो माइक्रो फाइनेंस था, मतलब जो छोटे लोग थे, उनसे भी पैसा उठने लग गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे दोनों प्रोजेक्ट। अब यहां पर आता है कि हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग पे मैं आता हूं सीधे दोनों प्रोजेक्ट के बाद, कि आप ये बेचें चाहे ये बेचें, कुछ भी बेच सकते हैं, बट कुछ भी बेचेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं नहीं बेच पाया तो, सबसे बड़ा इंडस्ट्री में हर्डल ही है हमारी इंडस्ट्री में कि मैं नहीं बेच पाया तो, या मेरे से नहीं बिका तो, ये जो फियर ऑफ लॉस है, जो डर है कि नहीं बिका तो, इसकी वजह से हर आदमी सेल्स इंडस्ट्री में नहीं आता। जिसका डर खुल जाता है वो सेल्स में बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, तो ये जो डर है कि नहीं बिका तो पहला, दूसरा डर क्या है कि मैं नहीं बता पाया तो, लोगों को मैं आपकी तरह कन्विंस नहीं कर सकता, आपकी तरह बोल नहीं सकता, ये भी एक क्वेश्चन होता है लोगों का। और तीसरा, मैं बहुत लोगों को जानता नहीं, मैं किसको बेचूंगा। ये 3 हर्डल्स हैं, इन तीनों को खत्म कर दिया इस प्लान ने। सबसे पहला, आप किसी को बोल सकते नहीं बोल सकते, कोई जरूरत नहीं बताने की, कोई ना कोई मेरे जैसा व्यक्ति वहां पर आपको मिलेगा जो ऑलरेडी बोल रहा होगा। आपको खाली अपने व्यक्ति को जाके वहां बैठा देना है, वहां राम कथा कोई ना कोई सुना रहा है, जो सुना रहा होगा वो सुन लें, बाकी बात आपसे कर लें। ठीक है, तो और जो सुनाने वाला वहां प्रेजेंटेटर है वो होगा जो एक्सपर्टाइज है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमने जूम पे किसी को बैठाया, उसने पूरी इंफॉर्मेशन सुन ली, जैसे आप लोग सुन रहे हैं मुझे,
इधर वो ज्वाइन करेगा, इधर नहीं करेगा, यस और नो, दो ही चीजें होंगी ना, इससे तो कुछ होगा नहीं। ज्वाइन करेगा तो आपको रिवेन्यू मिल जाएगा, नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं भी करता ज्वाइन तो भी आपको 500 रुपीज मिल जाएगा खाली प्रोजेक्ट को सुनाने का। इट मीन्स कि अगर मैंने 10 गेस्ट को बैठा दिया पूरे महीने में तो मुझे 5000 रुपए मिल गए, सेल्स कन्वर्ट हो या ना हो, ठीक है। तो मेरा डर खत्म हो गया। दूसरा, मुझे अप्रोच मिल गया कि भैया आप अगर सुनते हो तो मुझे 500 मिलेगा, ठीक है। तो अगर 10 गेस्ट सुनते हैं तो 5000 है। अगर इस मंथ में कोई भी कन्वर्ट नहीं हुई सेल्स, अगले महीने फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप फिर 10 गेस्ट बुला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगले महीने भी कोई सेल कन्वर्ट नहीं हुई, थर्ड मंथ फिर बुला सकते हो 10 लोगों को, तब भी कोई सेल कन्वर्ट नहीं हुई, फोर्थ मंथ फिर बुला सकते हो, तब भी कोई सेल कन्वर्ट नहीं हुई, फिफ्थ मंथ फिर बुला सकते हो। लेकिन 5 मंथ तक भी कोई सेल कन्वर्ट नहीं तो आपको ये पेमेंट आगे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी सेल कन्वर्ट हो गई, मान लो पहले मंथ में ही आपकी 10 गेस्ट में से 2 सेल्स कन्वर्ट हो गई, तो आपका छठा महीना फिर खुल गया। तो अगर केवल 20% सेल्स कन्वर्ट हो जाए, 10 में से 2 कोई सेल्स कन्वर्ट हो जाती है, तो आपका वो अगेन एक महीना आगे बढ़ता जाएगा और वो क्वांटिटी आपका हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, फुटफॉल जूम के ऊपर आ गया। अगर जूम में 500 लोग हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो वाइब्रेशन आ गई जूम के अंदर, और वो एक्चुअल यूजर्स बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि वैसे भी ये एक तरीके से लीड होगी, जेन्युइन लीड आ गई। अगर एक लीड का 500 रुपए देना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव हो या नोएडा हो, जितने बिल्डर्स माल बेच रहे हैं, इन्वेस्टर क्लिनिक है, घरवाला.com, मकानवाला.com, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो माल बेचते हैं, है ना। उनमें कोई टेलीकॉलर कॉल करती है, सर आर यू इंटरेस्टेड इन होम, फलानी चीज ढिमकानी चीज। अब उन्हें पता है, वो लोग डाटा परचेज करते हैं और एक लीड का 700 रुपए देते हैं, कम से कम 700 से 1200 के बीच में लीड बिकती है रियल एस्टेट की। बट वो आपके पास जो नाम और नंबर है, वो व्यक्ति कैसा है आपको नहीं पता, काला पीला नीला हरा कैसा है, केवल नाम और नंबर आपके सामने है। और वो लीड कितनी बार इस्तेमाल हो चुकी है ये भी आपको नहीं पता है। हो सकता है वो नंबर 5 बार पहले बिक चुका हो, बात समझ आए। बट उसके बावजूद भी उसी डाटा में से फिर बिजनेस निकलता है। लड़कियां कॉल्स करती हैं, अगर 50 लड़कियां बैठी हैं कॉल कर रही हैं, उनमें से कुछ ना कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाती है, बाकी फिर सेल्स हेड का काम होता है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उस डाटा में से ही फिल्टर होकर के कुछ ना कुछ बिजनेस कन्वर्ट होता है। तो यहां पर तो एक रियल लीड आप दे रहे हो, जो आपको व्यक्ति जानता है, उसका केवाईसी आप दे रहे हो, तो इसलिए कंपनी को 500 रुपए दे रही है, ठीक है। और दूसरा रीजन है कि जब 500 लोग जूम देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें 5 सेल कन्वर्ट ना हो, ठीक है। सेल्स तो कन्वर्ट होंगी राइट। तो पहली इनकम समझ में आ गई। आप लोग जूम पे जब आएंगे और वो प्रोजेक्ट सुनेंगे तो हो सकता है कि किसी के अंदर एक्साइटमेंट आ जाए कि यार अगर पैसा बनता तो क्यों ना बनाया जाए, ठीक है। तो जैसी वो सेल्स में आते हैं तो यहां पर सबसे पहली इनकम तो यह है कि अगर 51,000 की बुकिंग भी डालते हैं, एक लेफ्ट बुकिंग लगी आपकी, एक राइट बुकिंग लगी 51,000 रुपए की, तो आपको 7,500 रुपए की इनकम मिल जाती है। और दिन में आप 3 बार इनकम को ले सकते हो, मतलब कि 22,500 रुपए डेली आप यहां से अर्न कर सकते हैं। 6,75,000 रुपए के आसपास आप यहां से महीने का अर्न कर सकते हैं, ठीक है। खाली बुकिंग से, ठीक है। अब अगर सेल्स कन्वर्ट होती है कि मान लेते किसी ने 10 लाख डाल दिया रियल एस्टेट में प्लॉट लेने के लिए, या 10 लाख डाल दिया उसने मूवी प्रोडक्शन हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। क्यों करेगा वो? क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ रिटर्न्स मिलना है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट आपके थ्रू कोई भी सेल कन्वर्ट हुई, चाहे वो रियल एस्टेट की हुई, चाहे वो एक्सेल फिल्म्स की हुई, अगर 10 लाख डाले रियल एस्टेट में, 10 लाख डाले फिल्म में, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम मैच होगा। जितना वॉल्यूम मैच होगा उसका 5%, 10 लाख का 5% कितना होता है? 50,000। आपका 50,000 का कमीशन बन गया, ठीक है। और अभी तो आप अकेले काम कर रहे हो, लेकिन जब आपकी टीम में 50-50 लोग काम कर रहे होते हैं, 100 लोग काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हो सकता है दिन का 1 करोड़ रुपए मैच कर रहा हो। अगर 1 करोड़ मैच होगा तो कितना आएगा? ये 5 लाख मैक्सिमम आना चाहिए, बट मैक्सिमम कैपिंग 1 लाख है, तो 1 लाख पर डे आएगा, ठीक है। और टीम का जहां से मैं शुरू हुआ था वापिस वहीं आ रहा हूं। टीम का फायदा क्या है, आप अकेले बेचोगे तो कितना बेच लोगे, लेकिन वहीं अगर आपके साथ 500 लोग बेच रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कीर्ति, आप अकेले प्रॉपर्टी ज्यादा बेच लोगे या इन्वेस्टर क्लिनिक ज्यादा बेच लेगा? क्यों बेच लेगा ज्यादा वो? हाँ, कौन है उसका ऑनर? जानते हो? हनी कतियार, है ना। हनी और सनी दोनों भाई, ठीक है। तो हनी और सनी ने हमारी तरह एमएलए भी करते थे जापान लाइफ। उन्होंने एक टाइम पे डिसीजन लिया कि यार हम दूसरों के लिए काम करते हैं, मेंबर बना रहे हैं, क्योंकि उसको मेंबर बनाना ही बोलता था आम आदमी। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम रियल एस्टेट के लिए काम करें। अट्टा मार्केट एक छोटा सा ऑफिस लेकर उन्होंने शुरू किया अंसल्स की बिल्डिंग में, और आज इन्वेस्टर क्लिनिक एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बन चुका है। आज 5,000 से ऊपर का काम है, ठीक है। और हनी सनी मुजफ्फरनगर से आया करते थे एक टाइम पे स्कूटर बाइक पे कि चलो हम ये काम को करेंगे, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मुरादाबाद, सॉरी, ठीक है, आज काफी बड़ा काम वो लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है
कि अकेले के दम पे कभी बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन आज अगर आप नोएडा वाले ऑफिस में जाओगे तो मालूम पड़ा पूरा फ्लोर पे सोइयों बच्चे बैठे हैं, कॉलिंग चल रही है, टीम हेड है, उनके ऊपर कुछ और हेड है ना, तो काम होता है, सेल्स निकलती है। आज वो अकेले के दम पे गौर के 500 फ्लैट या भूटानी के पूरा का पूरा माल उठा लेता है और कि भैया मैं इसको बेच दूंगा 3 महीने में। हनी के अंदर इतना दम नहीं क्यों बेच देगा? दम किसके अंदर है? टीम के अंदर। उसे पता मेरी टीम बेचेगी, तो एक एक बंदे ने इतना माल बेच दिया, बिक गया। और कितने माल वो बेचता आ रहा है, सालों हो गए उसको बेचते करते। ठीक है, तो टीम की जो ताकत है वो हमें समझनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर आपका टीम का वॉल्यूम गिरेगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम मैच करेगा, आपको उसका 5% आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कमीशन है। अब जिसने पैसा लगाया उसको क्या मिलेगा? ठीक है, अगर वो लगाता है रियल एस्टेट में, तो 2% का मिलता है कैशबैक। इसका मतलब अगर 10 लाख का किसने प्लॉट लिया तो उसका प्लॉट भी उसको मिल गया, रजिस्ट्री मिल गई, पेपर पूरे हो गए। एट द सेम टाइम 2% मंथली उसको रिटर्न भी आ रहा है। ठीक है, साल का कितना हो गया? 24%। आज बहुत सारे बिल्डर 18 से 24% के आपको जगह जगह बोर्ड लगे दिख जाएंगे, भूटानी के, ट्रिपल एम के, ट्रिपल सी के, की 18 से 24% को रिकमेंड कर देते हैं आपको कि भी आप पैसा लगाओ, हम आपको 18% देंगे टिल पोजीशन, या 24% देंगे। क्यों करता है ऐसे बिल्डर? 2 कारण होते हैं कि बिल्डर ने, भूटानी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था, मान लो प्रोजेक्ट है 5,000 करोड़ का, बट उसकी जो एक्चुअल लागत कॉस्ट है वो है 1,000 करोड़। उसने 20% माल बेच करके 1,000 करोड़ पहले मार्केट से उठा लिया, 18% भी तो आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसका माल बिक गया तो उसने पैसा मार्केट से उठा लिया 1,000 करोड़। अब उसने माल बिक गया, अगर उसके पास जो पूरा माल था उसका अगर 20% भी बच गया, तो जब उसने बेचना शुरू किया था तब था रेट उसका 5,000 रुपए स्क्वायर फीट फॉर एग्जाम्पल, फिर हुआ 6,000, फिर हुआ 7,000, अब उसका जो 20% बचा है वो 10,000 रुपए स्क्वायर फीट का है। तो उसने अगर ये भी बचा लिया लास्ट में तो उसका तो प्रॉफिट जेब से क्या लगा? ठीक है, और जितना उसने रिटर्न देना था क्लाइंट को 5 साल में डबल, उससे ज्यादा उसके प्रॉपर्टी पड़ी है आज। ठीक है, तो ये आज बिल्डर सारे लोग ऐसे ही करते हैं और उससे सेल्स भी निकल जाती है और उनको पैसा भी जेब से नहीं लगाना पड़ता, मार्केट से पैसा आता रहता है। ठीक है, दूसरा अगर कोई आदमी आता है रियल एस्टेट के अलावा फिल्म्स में पैसा लगाता है, तो यहां पर उसको कोई फिजिकल तो कुछ मिलता नहीं है, वो एज ए इन्वेस्टर आ रहा है, एज ए को प्रोड्यूसर आ रहा है। ठीक है, तो उसको 8 से 10% का मंथली रिटर्न मिलता है। अगर आपने 10 लाख लगाए तो आपको 80,000 रुपए महीना आएगा, अगर 10 लाख से कम लगाए तो, 10 लाख से ऊपर लगाए तो 10% महीना आएगा। कब तक? 2 गुना तक। ठीक है, 10 लाख से ऊपर। हाँ, अब आता है कमीशन प्लान कि अगर आपके थ्रू वॉल्यूम क्रिएट होता है, पहला कमीशन तो था वो जो हमने डिस्कस किया 5% टीम और अपना टीम बोनस, साथ ही साथ डायरेक्ट कमीशन है 5% का, जितने भी जो सेल्स आपके थ्रू निकलती है, अगर आपके थ्रू किसी ने 10 लाख अपलोड किया तो 50,000 का कमीशन बन जाता है। और टीम बोनस है 5%, जो हमने बात किया था 1 लाख की कैपिंग है। अब बाइनरी के आगे बढ़ते हैं कि 1 लाख की कैपिंग है तो 30 लाख आप मैक्सिमम कमा सकते हो, लेकिन बाइनरी में आदमी चाहता है ज्यादा कैसे कमाया जाए 30 लाख से, क्योंकि कैपिंग में तो आदमी सुस्त हो जाता है। तो यहां पर एक ऐसी कैपिंग बाइनरी प्लान डिजाइन किया गया है जो कि हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि आप विदाउट कैपिंग बाइनरी कमा सकते हो। मतलब आप कितना एम्बिशन लेवल आपका है, कितनी भूख आपके अंदर है, आप उतना आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो कैपिंग। कैसे? इसके लिए आपको बनना पड़ेगा स्टार। स्टार कब बनोगे आप? जब आप 2 लाख का डायरेक्ट बिजनेस कर लेते हो या 2 लाख की मैचिंग कर लेते हो। ठीक है, तो आप स्टार बन जाते हो, और जैसे ही आप स्टार बनते हो तो अनलिमिटेड इनकम का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, लीडरशिप बोनस। ठीक है, ये क्या है? जैसे आप स्टार बने, फिर अगला रैंक है शाइनिंग स्टार, ऐसे करके ये रैंक्स हैं। ठीक है, रैंक्स अचीव करने के लिए आपको करना क्या है? जो आप खुद बने हो स्टार, वही आपको डुप्लीकेट करना है। अगर आपने अपने जैसे 6 स्टार लेफ्ट में 6 स्टार राइट में निकाल दिए तो आप बन जाएंगे शाइनिंग स्टार। अगर आपने 20 स्टार लेफ्ट 20 स्टार राइट निकाल दिए तो आप बन जाएंगे राइजिंग स्टार। इस टाइप से आपकी रैंक बढ़ती जाती है। अब इससे होगा क्या? रैंक अचीव करने से मिलने क्या वाला है? सबसे पहले तो लेवल है आपका 10% का। इसका मतलब अभी तक तो खाली आपको अपने काम का कमीशन मिल रहा था, अब आपको एक ओवरहेड कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ओवरहेड कमीशन मतलब आपकी टीम में जितने लोग भी कमा रहे होंगे उसकी हर एक इनकम, व्यक्ति की इनकम का 10% आपके पास एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, जैसे आप 20% के लेवल पे आ गए तो 20%, इस तरीके से ये 100% तक जाता है। और ये बढ़ता कैसे? इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर आप यहां पर है यू, आपने केवल डायरेक्टली 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, मेगा, सुपर और ग्लोइंग। ठीक है, तो मेगा की टीम में चाहे 50 लोग हो, चाहे 500 हो, चाहे 5,000 लोग हो, हर एक व्यक्ति के कमीशन का, टीम बोनस का आपके पास 40% आने वाला है, क्योंकि 60% के लेवल पे वो बैठा है। डिफरेंशियल बढ़ता है, जितना वो ले जाएगा उसका बाकी का आपको मिल जाएगा। ऐसे ये व्यक्ति 50% के लेवल पे है इसकी रैंक के हिसाब से, तो इनकी एंटायर टीम से 50% आपको आने वाला है। अगर इनकी टीम में 500 लोग 1-1 लाख भी कमा रहे हैं तो 500 लोगों से आपको 50-50 हजार आ रहा होगा। अगर 10 लोग ऐसे 10-10 लाख महीना कमा रहे हैं तो 10 लोगों से आपको 5-5 लाख आ रहा होगा। ठीक है,
ऐसे इसकी टीम से 40% आ रहा होगा, लेकिन ये तो टीम से आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इस व्यक्ति का जो खुद का चेक बन रहा होगा महीने का, अगर 1 लाख की कैपिंग है, मैं कहता हूं महीने में केवल 5 ही दिन कैपिंग मारी तो 5 लाख हुआ, तो 5 लाख जितना इसको आएगा 100% आपके पास भी आएगा, क्योंकि आपका लेवल 100% का है। ये अगर व्यक्ति महीने में केवल 10 दिन कैपिंग मारता है तो 10 लाख कमाएगा, 10 लाख आपके पास भी आएगा। और अगर ये व्यक्ति महीने में 30 दिन कैपिंग मारता है, क्योंकि जब टीम बड़ी हो जाती है तो कैपिंग तो अपने आप लग जाती है, तो ये अगर 30 लाख कमा रहा है महीने का, तो 30 लाख आपके पास भी आ रहा है। ये पे आउट पोटेंशियल है। और हम सब लोग क्योंकि नेटवर्किंग करते हैं, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको विजुलाइज इसलिए कर सकते हैं कि मेरे दोस्त यार दोस्त कर रहे हैं, अभी 2 साल हुआ है उनको करते हुए। आज नोएडा में ऑफिस है, भूटानी के अंदर ही, बाकी वैसे सूरत की कंपनी थी, वो डॉलर ही बेचते हैं, छोटे से ऑफिस से शुरू की थी कंपनी वो। और जो यार दोस्त मेरे उसमें लगे थे एज ए नेटवर्कर, आज किसी का पे आउट 40 लाख है, किसी का 50 लाख, किसी का 20 लाख है, बिना गिनती के 20-20 लाख कमाने वाले लोग हैं मात्र, क्योंकि 2 लाख की वहां कैपिंग है हफ्ते की, ठीक है। बट वहां पे मैचिंग 10% थी, तो अगर 20 लाख का धंधा हुआ तो 2 लाख कैपिंग लग जाती थी। 20 लाख का धंधा क्या होता है, अगर आपकी टीम में 2, 4, 5 लोग भी काम करें तो 2 प्लॉट बिके हो गए, 20 लाख का धंधा, उस पर एक ही खरीद ले। तो आपकी एंटायर टीम में अगर 20 लाख इधर लग गया और 20 लाख इधर लग गया, हो गया 2 लाख की कैपिंग। अब एंटायर टीम में हो सकता है आपका पहले दिन लग जाए हफ्ते की, कुछ भी नहीं है। 20 लाख का धंधा क्या होता है रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये कारण था कि वहां पर कैपिंग लग जाती है, फिर भी लोगों ने 2-2, 3-3 आईडी पे काम कर रहे हैं, तो 20, 25, 30 लाख कमा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कैपिंग 30 लाख है पहले आईडी पे, सिंगल आईडी पे। अगर आप ट्राईपोर्ट पे काम कर रहे हो तो 90 लाख हो गया, प्लस आपको जो ये डिफरेंशियल आ रहा है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये कैपिंग लेस प्लान है। प्लस जब आप रैंक अचीव करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं हर एक रैंक पे। जैसे आप रैंक अचीव करोगे तो सबसे पहले गोवा का ट्रिप है, फिर मैकबुक है, फिर 5 लाख की छोटी कार है, और आगे रैंक पे बढ़ोगे तो 10 लाख की कार है, फिर लग्जरी कार है 50 लाख की, फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। बंगलों के लिए मिलते हैं आपको। और जब आपको कोई सैलरी ये मिल रहा होता है रिवार्ड, तो साथ साथ आपको मंथली उसको मेंटेन करने के अमाउंट मिलता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट बोनस, ठीक है। ये आपको 12 मंथ तक मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है